दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मेरे भाई की शादी की रात मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया ताकि भाभी की फिल्म देख सकूं। जैसे ही भाई भाभी के पास आया, मेरी चीख निकल गई। भाई ने तो भाभी के साथ रात का 1 बज रहा था और मैं बहुत खामोशी से कमरे में आया और मैंने अपना लैपटॉप निकाला और गोद में रख लिया और उन आने वाले पलों को देखने के लिए पूरे तरीके से मैं तैयार था। जो पल मेरे बड़े भाई की शादी के रात के पल थे, जिन्हें मैं देखने के लिए बेताब था और उन पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए भी तैयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा। भाभी भाई का वैसे तो सब कुछ ठीक था, पूरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे बड़े भाई की शादी थी, लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वह मैं था। मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद ब खुद चिड़चिड़ा होता जा रहा था और मैं बिना वजह चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहा था। लेकिन मेरी तोड़फोड़ का कोई भी फायदा नहीं हुआ। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई मुझे पूछने तक नहीं आया कि क्या परेशानी है, और फालतू में मैंने अपने ही कमरे का नुकसान किया था। बाहर तक मेरी कोई आवाज़ नहीं जा रही थी, क्योंकि बाहर बहुत हंगामा था। मेरे बड़े भाई की शादी थी और पूरा घर खानदान इकट्ठा हुआ था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का भी ध्यान मुझ पर था ही नहीं। सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की ही बातें चल रही थी। मेरे बड़े भाई से मुझे शुरू से ही नफरत थी। ना जाने क्यों यह नफरत इतनी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे उससे नफरत थी, जबकि वह मेरा सगा भाई था। लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने गुस्से की वजह से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी और अब हम सब घर वालों को इस ऑर्डर को पूरा भी करना होता था। अगर कहा जाए कि माँ बाबा को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से मोहब्बत थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं छोटा बेटा था और छोटा बेटा लाडला होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ तो कुछ अलग ही था। आज उनकी शादी की वजह से ज़्यादा ही अहमियत उनको दी जा रही थी और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा था और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाई की शादी मेरे बचपन के प्यार से हो रही थी, जिसे मैं बचपन से प्यार किया था। उसका नाम निशा था। हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार जुनून बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं होता। अगर कोई उससे उसका इश्क छीन ले तो वह पागल हो जाता है, और मैं भी पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशी के दिन गुजरे थे। माँ जैसे तैयार होकर कहीं जाने को कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं निशा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने जा रही हूँ। यह बात उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कही थी, तो मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि मेरी माँ मेरा रिश्ता निशा के लिए लेकर जा रही है। लेकिन मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि निशा से मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ है। मैं तो अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि आपने ये क्या कर दिया। मैं निशा से प्यार करता हूँ और आपने मेरा प्यार को मेरे भाई के हवाले कर दिया। मैं तो समझा कि आप मेरे रिश्ते की बात करने जा रही हैं, लेकिन आपने तो उसका बिल्कुल उलट करके रख दिया। निशा मेरी मोहब्बत है, आप भाई की शादी उससे कैसे कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा, जो बिल्कुल भी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि निशा तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम इसके लिए इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए निशा के बारे में अब, क्योंकि वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। यह मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था। यह थप्पड़ तो जैसे मेरी किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं कुछ देर के लिए घर छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था और मुझे किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। लेकिन किसी को भी कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे जाने से कोई मुझे पूछने तक नहीं आया। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ थे और अभी तो बड़े भाई को मालूम भी नहीं था कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। उस दिन सड़कों की ठोकरें खाने के बाद मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना ही नहीं था।
और मुझे अपने कमरे के बगैर नींद भी नहीं आती थी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ था और किस हाल में था। हर कोई भाई की खुशी को मनाने में बिजी था और पूरा घर ऐसे सज चुका था जैसे शादी वाले घर होते हैं। मैं तो जैसे अंगारों पर जल रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को मैं बर्बाद करके रहूंगा और अपना बदला लेकर रहूंगा। पहले तो यह शादी होने ही नहीं दूंगा और अगर ये शादी गलती से हो भी गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे दिल में बदले की भावना आ चुकी थी और इसी मकसद के लिए मैंने निशा को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा तो उसने कहा कि वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और भाई से शादी करने से वो मना कर दे। लेकिन जवाब में निशा ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निशा ने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है तुम्हारे बड़े भाई के सामने। तुम्हारे बड़े भाई की बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास गाड़ी है, वह एक मेहनती इंसान है और मुझे पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से और तुम हो क्या अपने बड़े भाई के आगे। दिन रात आवारागर्दी करना तुम्हारा काम है। ना तो तुम पढ़ाई कर सके और ना ही मेहनत करते हो और बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें मेरे लायक बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारी किसी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वक्त बहुत आगे बढ़ गया है, अब गुजर चुका है। हाँ, अगर ये रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनत करते और अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ और मेरी तरफ से तुम्हारे मन में कोई भी गलत बात नहीं आनी चाहिए और बेहतरी इसी में है कि तुम इस प्यार के रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं जो पहले से अंगारों पर चल रहा था, निशा की दिल चीर देने वाली बातों ने मुझे छलनी कर दिया था और मैं बिल्कुल टूट सा गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से भी मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मेरी तौहीन की थी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, मेरी बेइज्जती की थी। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना करती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन मेरी बेइज्जती की थी, मैं यह भूल नहीं पा रहा था और मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन से खून ना निकले। फिर वह दिन भी आ गया कि मेरे भाई की शादी निशा से हो गई और अगले दिन उनकी विदाई थी और मैं अपने कमरे के चक्कर काट रहा था। फिर मुझे एक प्लान सूझा। जितनी तकलीफ मुझे मिल रही थी, मैं उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ अपने भाई, निशा और सब घर वालों को देना चाहता था। ना जाने मेरे मन में कैसा जुनून था, कैसी बदले की भावना थी, सही थी या गलत थी, मैं कुछ नहीं जानता था। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। मैं फौरन से मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लाया जो बहुत ही एडवांस कैमरा था। शादी का दिन था तो सब घर वाले शादी में चले गए। पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी से ही नजरें बचाकर वहाँ से वापस घर आ गया। मेरा पूरा घर खाली था। मेरे भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह कमरा फूलों की सेज से सजा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ फूल ही फूल बिखरे पड़े थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन यह खूबसूरत मंजर तो मुझे अपने अरमानों का जनाजा लग रहा था। मैंने वह कैमरा बहुत चेक करने के बाद बेड से आसपास एक जगह पर फिट कर दिया था। कैमरा बहुत ही छोटा था जो किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकता था। शायद बहुत ध्यान देने के बाद भी किसी को नजर आने से रहा। भाई और भानिशा तो आज की रात प्यार भरे लम्हों में खोए होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा। इस कैमरे को ब्लूटूथ के जरिए मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। अपना यह कारनामा करने के बाद मैं दोबारा से मैरिज हॉल में गया, जहाँ पर बहुत धूमधाम थी। मैं धूमधाम देखने हरगिज नहीं गया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए, मेरे ना होने से, और वह लोग मुझे ढूंढने घर तक ना आ जाए और सबको पता ना चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेरे अंदर एक सुकून सा आ गया था। मुझे तसल्ली हो गई थी, मुझे खुशी हो रही थी। अब मेरे अंदर एक सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस धूमधाम में बिन बुलाए फिर रहा था, अब मेरे अंदर एक सुकून सा आ गया था और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दोनों का मज़ा खराब करने के लिए मेरे पास कोई प्लान तो मौजूद है जिस पर मैं मज़े करूँगा और आगे की ज़िंदगी में निशा को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ।
मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैंने सोचा था कि शादी की रात यह वीडियो निशा को दिखाकर उसे दिमागी तकलीफ दूंगा और उसको ब्लैकमेल भी करूंगा कि वह मुझसे रिश्ता बनाए, वरना इस वीडियो को मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहाँ से आ रहे थे। मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। ना मेरी परवरिश ऐसी थी और ना ही मेरा खानदान ऐसा था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी अपने प्यार को देखकर तो मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो भी था, मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का सोच लिया था। शादी पूरी हो चुकी थी और विदाई का वक्त आया तो मैं सबसे पहले घर की तरफ भागा। घर में मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया था। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और वह सरप्राइज देखकर हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, वहां से लेकर उनके कमरे तक में फूल ही फूल बिछा रखे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी खुशी से खुश हूँ और मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। मेरी बात सुनकर वह दोनों मुस्कुरा दिए और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। वह दोनों हल्के से चलते हुए अपने कमरे तक आए और छोटी मोटी रस्मों के बाद निशा को मेरी बहनों ने उसके कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मैं तो बस जो देखना चाहता था उसी के इंतजार में था, इसलिए कमरे में आया और मैं लाइट बंद करके अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और फौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया, जहां पर मैं उनकी शादी की रात को देख सकता था। मैंने देखा कि निशा अकेले कमरे में बैठी हुई है और मुस्कुराती हुई जा रही है, तो वह बहुत खूबसूरत भी लग रही थी और मैं उनकी हुस्न को मैं उसके होश में खो गया था और मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। कहते हैं जलन का यही ख्याल होता है कि जो चीज़ दूसरे के पास है वह हमें मिल जाए, और अगर वह हमें ना ही मिल सकती तो दूसरे की भी नहीं होनी चाहिए। जलन में मेरा भी यही हाल था। मैं अंदर ही अंदर जल के राख हो जा रहा था। निशा मुझे तो नहीं मिली थी, लेकिन उसकी खुशियों को बर्बाद करने का मेरे पास पूरा बंदोबस्त था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अचानक निशा उठकर खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं इसे मेरी हरकत का पता तो नहीं चल गया। फिर मैंने देखा कि वह सोफे के सामने पड़े टेबल पर गई और वहां पर रखे पानी के पास आई और पानी पीने लगी, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि वह प्यास की वजह से उठी थी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वह फिर से अपने बेड पर आ गई और ठीक होकर बैठ गई और भाई का इंतजार कर रही थी, और भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आए। अब तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तो मैं उन दोनों को देखकर जैसे मेरी रूह जलकर राख हो गई थी। यह मंजर देखकर भाई निशा के करीब आकर बैठ गए और वह उससे कुछ बात कर रहे थे। यकीन वह उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो देख ही सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था उन लम्हों का सोच कर जिसे मैं देखना चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था और वह लम्हे देखने के लिए मैं तैयार था, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा और जोर जोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा। माँ पूछने लगी कि तुम क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वह लड़की भाई को जान से मारने लगी है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मेरी माँ ने कहा तुम बेफिजूल की बातें क्यों कर रहे हो, आज उनकी शादी की पहली रात है और वह खुश हैं और तुम बिना वजह उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें निशा पसंद थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन दोनों को तंग करो, लेकिन अब वह तुम्हारी भाभी है, क्यों तुम इस तरह से उसके सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। अभी मेहमान घर पर है, हमारी बेइज्जती होगी, अगर मेहमानों को यह बात पता चलेगी तो कितना बुरा होगा। मैंने माँ से कहा कि यह वक्त बातों का नहीं है, अगर उन्हें भाई की जान बचानी है तो उन्हें दरवाज़ा हर हाल में खोलना ही होगा। मेरी माँ को जब मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैंने अपनी छोटी बहन को कहा जल्दी से चाबियाँ ले आए। मेरी बहन ने मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकना चाहा। मैंने कहा कि अगर वो लोग वाकई में अंदर खुश हैं तो दरवाज़ा खोल देते, लेकिन इतनी देर से दरवाजे बजाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला, इसका मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूँ, अंदर भाई की जान को खतरा है।
अब लग रहा था कि माँ को मेरी बात पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था और मीरा के हाथ में बंदूक थी और उसने बंदूक से ही उन्हें मारा था। लेकिन उसने शायद वही बंदूक मेरे भाई की सर पे भी मारी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए थे। उनके सर से थोड़ा सा खून भी बह रहा था। यह मंजर देखकर सब परेशान हो गए और फौरन से भाई को अस्पताल लेकर जाने लगे। लेकिन मेरे बाबा ने तो डॉक्टर को घर पर बुलाने का ही फैसला कर लिया था, वरना बहुत बदनामी होने वाली थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया तो देखा कि मेरा भाई थोड़ा सा ठीक है। उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सब निशा को छोड़कर फिलहाल भाई की जान बचाने में बिजी थे। भाई की थोड़ी सी तबीयत सही थी तो मेरी माँ ने निशा की तरफ पड़ी। मेरी माँ की नज़र निशा की तरफ पड़ी और माँ ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ यह सब करने की। माँ ने कहा कि मैंने कितनी चाहत से तुम्हें अपने बेटे के लिए बहू बनाकर लाई थी और तुमने शादी के दिन ही मेरे बेटे की यह हालत कर दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ अगर मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल ना होता। निशा सर झुकाकर मेरी माँ की बातें सुन रही थी। इतने में मेरे भाई को होश आ गया। मेरा भाई अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और निशा से सवाल किया कि उसने भाई पर हमला किस लिए किया। सब निशा से सवाल कर रहे थे, लेकिन वह तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी कि जिसको कुछ पता ही ना हो। उसे अपनी हरकत पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी और ना ही उसके पास इन सवालों के कोई जवाब थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे परिवार की इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी है और बेहतरी इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, इससे पहले कि ये मेरे घर को बर्बाद कर दे। मुझे परवाह नहीं है किसी चीज़ की। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो निशा चीख पड़ी और कहने लगी कि यह सब मैं आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं ये सब ना करती तो आज अब किसी और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और आपका सारा परिवार जलील और शर्मिंदा होकर रह जाता और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। खासकर आपका बेटा जो आज दूल्हा बनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम कि इसकी जिंदगी आज बर्बाद हो जाती। मेरी नज़र पानी पीते वक्त इस कमरे में लगे इस खुफिया कैमरे पर ना पड़ती तो ऐसा कहकर निशा जोर जोर से रो उठी और वहाँ उस जगह पर गई जहाँ मैंने कैमरा फिट किया था। उसने वहाँ से कैमरा खींचकर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे। किसी की आवाज़ नहीं निकली। कौन ये हरकत कर सकता है? मेरे बाबा ने फौरन से मेरे बड़े भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने ये हरकत की है? बहुत सारे लोग शादी के दिन की यादगार बनाने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं, क्या ये तुम्हारी हरकत है? बाबा की बात सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसने ये सब नहीं किया है और उस पर बेवजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? और इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। इसे और ना ही मेरी ऐसी परवरिश है कि मैं इस तरह की हरकतें करूं। मेरी तो ये हालत थी कि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। न जाने कहां से निशा को यह खबर हो गई और कैसे उसकी नज़र उस कैमरे तक पहुंच गई। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला था कि यह काम किसने किया था। अभी तक मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल निशा ने चिल्लाते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका यह बदतमीज़ बेटा जिसने ये गिरी हरकत की है, यह इसी का काम है। और मैं जल्दी ही समझ गई थी कि यह हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को अपने कैमरे में देख रहा है, क्योंकि मैरिज हॉल में मैंने नोट किया था कि यह थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और मैं ये सब देख रही थी। और काफ़ी देर तक जब ये गायब रहा और फिर अचानक से वापस भी आ गया था। शायद किसी ने ये बात नोट नहीं की थी, लेकिन मैंने ये बात नोट कर ली थी और मैं समझ गई थी कि ये अपने किसी कार्य को अंजाम देने के लिए ही घर आया था। मैं तो बहुत डर रहा था और बहुत रो भी रहा था, लेकिन मैंने निशा पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सब मैंने किया है? मेरी बात पर निशा ने कहा कि आप सब मेरे साथ इसके कमरे में चले, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निशा काफ़ी तेज़ रफ्तार से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे मेरे बाबा भी आने लगे और मेरी तो जैसे दुनिया ही बर्बाद होने जा रही थी, क्योंकि कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा,
लेकिन वह लोग नहीं रुके। पीछे माँ थी, भाई थे, सब परिवार वाले मेरे थे और निशा तेजी से मेरे कमरे में चली आई जहाँ मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। लैपटॉप को खुला देखकर सब हैरत में पड़ गए, जहाँ पर भाई के कमरे की तस्वीर थी। सबसे पहले तमाचा मेरे बाबा की तरफ से मुझे पड़ा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा और फिर वह दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद ये सब यही चाहते थे कि मेरे बाबा मुझे जान से मार डालें। मेरे बाबा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम मेरी औलाद है। काश कि तुम मेरे बेटे ना होते तो इस वक्त ना तुम जिंदा नहीं होते। मेरे बाबा की बात सुनकर निशा चीख पड़ी कि यह क्या बात हुई, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? क्या मैं आपकी और आप अपने माँ बाप की और आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ, जिसको ये जख्म मिलने जा रहा था और अभी आप इसको माफ करने के लिए तैयार हैं? इसे तो फौरन जेल में भेज देना चाहिए, ये मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। निशा की बात पर मेरे बाबा खामोश हो गए। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अपने आप को जिंदा नहीं रह सकता था। मैं फौरन से भाई के कमरे की तरफ भागा और मेरे पीछे कोई नहीं आया, लेकिन मेरी बहन आ गई। वह समझ गई थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। निशा के हाथ में थोड़ी देर पहले जो बंदूक थी उसको मैंने उठाया और अपनी कनपटी पर रखा और एक जोरदार आवाज निकली। गोली चली थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे बंदूक छीन ली थी और गोली सीधी जाकर दीवार पर लगी थी और सब भागते हुए वहाँ कमरे में आ गए थे। तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मेरे लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैंने गुनाह किया है, गलती की है और इस गलती की सजा यही है कि मैं अपने आप को मार डालूं। मुझ पर शैतान हावी हो गया था, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर वालों की नज़र में गिर जाऊंगा। मुझे पता है आप सब लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी अपनी शर्मिंदगी के साथ सारी ज़िंदगी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। बेहतरी इसी में है कि मुझे मर जाने दो। बहुत मुश्किल से मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे रोका। भाई शायद निशा को हर बात बताया करते थे, उनकी फ़ोन पर बात हुआ करती थी और भाई ने यह भी बताया था कि उनकी साइड टेबल के पास उनकी बंदूक पड़ी हुई है। इसलिए निशा ने भाई को गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन जानबूझकर उनके सर पर हमला किया था। वह भी थोड़ा सा कि मैं ये देखकर फौरन उनके कमरे में आ जाऊं। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो निशा ने भाई की कनपटी पर बंदूक रखी हुई थी, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर जल्दबाजी में उसने भाई के सर पर थोड़ा सा हल्का सा वार किया था। हमारी सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी थी। सबके दिल उदास थे और कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरा कज़न हर वक्त मेरे साथ रहता था कि कहीं मैं अपने आप को जान से ना मार दूं। फिर मेरे इसी कज़न ने मुझे कहा कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन अब यही सही है कि तुम यह शहर छोड़कर चले जाओ। खुदकुशी परेशानियों का हल नहीं होता। जो पाप तुमने किया है उसके लिए तो शायद माफ़ी मांगने पर भी तुम्हें कोई माफ़ी नहीं देगा, लेकिन खुदकुशी की तो माफ़ी भी नहीं होती। तुमने आखिर खुदकुशी कर ली तो सीधा तुम नरक में चले जाओगे। मैं उसकी बात तो बड़े ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। उसने कहा कि वह कहते हैं ना कि आप ये सोचे कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना आए तो किधर जाएंगे। और मैं बाहर मुल्क चला गया और आज इस किस्से को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल से मैं अमेरिका में हूँ और मेरा घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं किसी के साथ कनेक्ट रखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।